हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास में आपने 20 क्वेश्चंस तक देखा था। आज के क्लास में उसको कंटिन्यू करते हुए आपके सामने कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उसे एक एक कर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 नंबर, वो क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है नोबल गैसेस डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बिकॉज। देखिए, जनरली जितने भी नोबल गैसेस हैं वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। वो कहीं पे रिएक्शन में कोई उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है एक्सेप्ट जेनॉन। जेनॉन जो है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो जेनॉन ही एक ऐसा नोबल गैस है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है, जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन से। तो अगर जेनॉन को छोड़े तो जनरली कहा जाए तो नोबल गैसेस जो है वो भाग नहीं लेता है। तो रीज़न इसका क्या है? रीज़न इसका क्या है? ऑल द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैस स्टेट। सभी तत्व गैसीय अवस्था में मौजूद हैं। देखिए, गैसीय अवस्था में तो और रिएक्शन फास्ट होता है। ऐसा नहीं है कि गैसीय स्टेट में होने के कारण वो रिएक्ट नहीं करेगा, किसी से रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। सभी तत्व मोनो एटॉमिक रूप में मौजूद हैं। तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में होने से रिएक्शन में भाग लेना के कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। सभी उत्कृष्ट गैसों में आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ऑल नोबल गैसेस कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियड। ये कोई रीज़न नहीं है। इसका रीज़न क्या है देखते हैं। ऑल आर स्टेबल। देखिए, यहाँ पे यही रीज़न है कि जितने भी नोबल गैसेस होते हैं जनरली उनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम के केस में, और ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है बाकी सब नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन के केस में। तो ऐसे केसेस में इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। तो इस तरह के ऑप्शन में आप डी से जाएंगे क्योंकि ये स्टेबल होता है और नोबल गैसेस स्टेबल होने के कारण बॉन्ड नहीं बनाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है? देखिए, हाइड्रा एसिड जो है हाइड्रोजन के साथ वो ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता है। जैसे HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो ये ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करता है। मतलब HF जो होता है वो एक वीक एसिड होता है। HF जो है वो एक वीक एसिड है, लेकिन HCl, HBr, HI ये सब इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है और ये एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी HI का स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब उसके आयोनाइजेशन से है। जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही ज़्यादा H+ को रिलीज़ करेगा। यानी उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा, फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, इसको कई नाम दिया जाता है। तो डिसोसिएशन करने का मतलब हो रहा है कि वो एसिड H+ जो रिलीज़ करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में यही होता है। तो HF, HCl, HB और HI में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा वो HI होगा। यानी यहाँ पे HI सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। यानी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। अम्लीय शक्ति का सही रूप क्या है? तो HI होगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद HBr, फिर HCl, फिर HF। HF एक वीक एसिड होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मेटलॉइड। देखिए, मेटलॉइड क्या होता है इसको समझते हैं। मेटलॉइड एक ऐसा एलिमेंट है प्रेडिक्टेबल में जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच का है। मतलब इसका कुछ बिहेवियर मेटल जैसा है, कुछ बिहेवियर इसका नॉन मेटल जैसा है, और ये प्रेडिक्टेबल के P ब्लॉक में पाया जाता है। S ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स हैं, हाइड्रोजन की हम बात नहीं कर रहे हैं। D ब्लॉक में, F ब्लॉक में मेटल्स हैं। P ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है प्रेडिक्टेबल का जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। तो जितने भी मेटलॉइड हैं वो सारे के सारे P ब्लॉक में ही आते हैं। तो मेटलॉइड का नाम जैसे ही आता है तो दिमाग में इतना सारा पॉइंट आता है कि हाँ भाई मेटलॉइड क्या होता है। तो उसका प्रॉपर्टी जो है वो उसके मेटल और नॉन मेटल के जैसा बिहेवियर होता है। देखते हैं ऑप्शन। इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। सही है। इट अकर्स इन डी ब्लॉक एज वेल एज पी ब्लॉक ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। नहीं, ये डी ब्लॉक में नहीं होता है। ध्यान रखिए, ये डी ब्लॉक में नहीं होता है। ये जितने भी मेटलॉइड हैं
वो सब के सब कहाँ होते हैं, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में नहीं होते हैं। यानी इसमें बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें धातु और धातु दोनों गुण है, ठीक है। यह आधुनिक अवध सारणी के डी ब्लॉक के साथ साथ पी ब्लॉक में भी होता है, नहीं। आमतौर पर अर्ध कंडक्टर यानी जनरली यूज्ड इन सेमी कंडक्टर, सही बात है। सेमी कंडक्टर जो बनाया जाता है वो जनरली इसी से ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इट्स रेसिस्टेंस इज मोर देन कंडक्टर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट, तो इसका कंडक्टर से ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी ये जो ऑप्शन है बी नंबर, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मेटलॉइड जो है वो डी ब्लॉक में पाया जाता है, बिल्कुल गलत बात। मेटलॉइड जो है वो पी ब्लॉक में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कह रहा है कि कौन स्टेटमेंट सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं। मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2 नोन एज वाटर गैस, CO प्लस H2 को वाटर गैस बोला जाता है, सही है। कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन गिव्स CO2 गैस, ये भी सही है। अगर आप कार्बन को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में कंबशन कराते हैं तो फिर वो CO2 गैस देता है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। लेकिन यदि आप कार्बन को लिमिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जब कंबशन कराते हैं तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और हीट जो जनरेट करता है वो भी बहुत कम जनरेट करता है कंप्लीट कंबशन के रिस्पेक्ट में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन गिव्स CO2, सही है। मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2 जो है वो उसको वाटर गैस बोलते हैं, सही है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर टॉक्सिक देन CO, ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस होती है, अगर शॉर्ट टाइम के लिए भी इसको इनहेल किया जाए तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि CO2 तो उतना टॉक्सिक नहीं होता है। तो CO2 इज़ मोर टॉक्सिक देन CO, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक विषाक्त है, ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यानी यही हमारा आंसर होगा। डी में क्या है, सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस, ये तो सही बात है। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है और ये एक सबलाइम है। इसको अगर आप गर्म करते हैं CO2 को यानी ड्राई आइस को, तो ये ड्राई आइस जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड CO2 इज़ नोन एज ड्राई आइस एंड इट इज़ ए सबलाइम सॉलिड। इसको गर्म करने पे गैस में बदला जा सकता है। और फिर इसका यूज़ जो है वो सिनेमा ड्रामा वगैरह में यूज़ किया जाता है एक सीन जनरेट करने के लिए इस सॉलिड CO2 का। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी। देखिए हाइड्रोजन का जो 3 आइसोटोप है मेनली, उसके तीनों आइसोटोप में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है 1H1, 1H2 और 1H3, जिसको ट्राइटियम भी बोलते हैं, और ये रेडियो एक्टिव होता है। ये ट्राइटियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसको शॉर्ट में D लिखा जाता है, इसको शॉर्ट में T लिखा जाता है, इसको H ही लिखा जाता है। तो इसका देखिए Z, P और E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सब 1 है 1 है 1 है। और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन होगा 1 - 1 0। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 2 - 1 कितना होगा 1, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 3 - 1 3 - 1 तो ये होगा 2। अब देखिए तीनों आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का, उसमें एक एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन इसमें भी, एक प्रोटॉन इसमें भी, इसमें भी एक प्रोटॉन है, क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो तीनों में 3 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितना, एक में 0, एक में 1 और एक में 2। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 2 और 1 3, यानी 3 न्यूट्रॉन्स। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 3 प्रोटॉन्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जा रही है या फिर प्रोटॉन की संख्या। देखते हैं। द सम ऑफ सम पूछा जा रहा है,
कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 3 + 3 कितना होगा 6, यानी ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बात क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Generally on moving from top to bottom, generally on moving from top to bottom in group of modern predictable, अगर आप मॉडर्न प्रिडिक्टेबल के किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसमें जो भी एलिमेंट रखा हुआ है उसका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, नहीं। जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। साइज जो है ना ऊपर से जाने पे वो इंक्रीज करता है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, हाँ ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करता है, ये सही स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ता है, नहीं बढ़ता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यही एक स्टेटमेंट जो है बी नंबर ऑप्शन में वो सही है कि ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो घटता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका होगा, इससे कम इसका होगा, इससे कम इसका होगा, तो ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है यानी विद्युत ऋणात्मकता वो कम हो जाती है, और परमाणु का आकार जो है ना वो बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है घट जाता है, ये गलत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। Which of the following statement is not correct? देखिए क्या कह रहा है कि बताइए इसमें कौन स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। क्लोरीन यूज्ड इन टीयर गैस, आंसू गैस में क्लोरीन यूज किया जाता है, ये सही है, एक सही बात है। NO2 known as laughing gas, xenon known as stranger gas and CO plus N2 is known as producer gas। देखिए प्रोड्यूसर गैस के बारे में तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है। प्रोड्यूसर गैस जो होता है, प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो CO plus N2 को ही बोला जाता है, ठीक है। और CO plus H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन वो रहेगा तो उसे वाटर गैस बोलेंगे। CO plus N2 है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, तो हम इसे प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। जिनॉन को अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है, जिनॉन को अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जिनॉन जो है वो इनर्ट गैस होते हुए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसे स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। NO2 को हंसाने वाली गैस, NO2 नोन एज लाफिंग गैस, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि NO2 को लाफिंग गैस नहीं बोला जाता है, NO2 नहीं बल्कि N2O को बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। और इसको एनेस्थेसिया में भी यूज़ किया जाता है इस गैस को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन किस टाइप का रिएक्शन है? एनर्जी एक्सचेंज के आधार पे पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? वैसे रिएक्शन जो तभी फिजिबल होगा जब वो सब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ करता है। तो देखिए डाइजेशन जो होता है वो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि भोजन का जब पाचन होता है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज़ होते हैं जिससे हम लोग वर्क कर पाते हैं। तो यहाँ पे भोजन का जो पाचन है वो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ स्लैक लाइम फ्रॉम क्विक लाइम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब आप स्लैक लाइम का फॉर्मेशन करते हैं क्विक लाइम से तो ये किस तरह का रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
या फिर कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब ना ही एंडोथर्मिक ना ही एक्सोथर्मिक या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो जो स्लैक लाइम होता है वो इनफैक्ट तभी फॉर्म हो पाता है जब आप क्विक लाइम को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्विक लाइम को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो स्लैक लाइम का फॉर्मेशन होता है। और इस दौरान क्या होता है, आप देखे भी होंगे बचपन में ऐसा देखने को मिलता था कि कुछ लोग घर को पेंट वगैरह करने के लिए इसका यूज़ करते थे, तो वो चूने को जैसे ही पानी में डालते थे तो पानी जो है ना वो क्या होता था, खौलने लगता था। तो ये चूना होता था, ये पानी में जैसे ही डालते थे तो वो पानी पूरा खौलने लगता था। वो होता ये था कि ये CaO था जो चूना था, उसको पानी में डालने के साथ ही वो ये तो प्रोडक्ट दिया ही और साथ ही साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ किया, और यही एनर्जी जो है उस पानी को गर्म कर देता था, जिस कारण पानी क्या होता था, बॉयल करने लगता था, बहुत गर्म हो जाता था। तो देखिए स्लैक लाइम जो बनाते हैं हम लोग क्विक लाइम से, यानी ये स्लैक लाइम है, ये क्विक लाइम है, तो इसके दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मतलब जो एनर्जी रिलीज़ करे, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करे वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन सरफेस ऑफ कॉपर मेटल कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग। देखिए कॉपर को जब आप कुछ समय के लिए खुले वातावरण में छोड़ देंगे तो क्या होगा कि कॉपर के सरफेस पे एक ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कलर का लेयर जम जाएगा। तो ब्लैक कलर का जो लेयर होता है वो होता क्या है ये समझते हैं पहले। तांबा धातु की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत को हटाया जा सकता है जब निम्न गैस को गुजारा जाता है। देखिए तो वो इनफैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड, तो जो ब्लैक कोटिंग होता है कॉपर के सरफेस पे वो कॉपर का ऑक्साइड होता है, और उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं जब आप हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। अब ये हाइड्रोजन गैस क्यों, क्योंकि देखिए वो जो कॉपर का ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके और वो कॉपर रिलीज़ करता है और प्लस H2O रिलीज़ करता है। तो कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ जब आप कराते हैं तो ये कॉपर मेटल देता है और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है, तो आपको प्योर कॉपर मिल जाएगा, और वो जो ऑक्साइड था वो फिजिबल होके और H2O का फॉर्मेशन करके क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो केमिकल मेथड से आप उसको अलग कर सकते हैं। और ऐसे चाहेंगे कि उसको साफ़ कर दें तो उसको रगड़ देंगे तो वो ब्लैक कोटिंग जो था वो ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, नीचे से कॉपर आपको दिखने लगेगा कि हाँ कॉपर साफ़ हो गया, तो सरफेस साफ़ हो गया, प्योर कॉपर पे नीचे दिख रहा है। लेकिन आपने कॉपर ऑक्साइड को जो साफ़ किया उससे क्या हुआ कि आपके कॉपर मेटल का लॉस हुआ, ऊपर का लेयर जो है वो डिके हो गया, ख़त्म हो गया, वो रगड़ाने के कारण, फ्रिक्शन के कारण वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया आपका। तो आप सीधे आपको ऑक्साइड में से कॉपर रिकवर करने के लिए हाइड्रोजन गैस पास करना चाहिए, तो हाई टेम्परेचर पे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कॉपर अलग और H2O का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो अभी डिस्कस ही किए। ए कॉपर मेटल सरफेस बिकम्स ब्लैक व्हेन लेफ्ट ओपन, व्हाट इज द ब्लैक कोटिंग लेयर ऑन मेटल सरफेस। कॉपर मेटल को जब आप एक खुले वातावरण में रख देते हैं तो उस पर एक ब्लैक कोटिंग जमा हो जाता है। वो ब्लैक कोटिंग क्या है, तो ब्लैक कोटिंग जो है वो इनफैक्ट ऑक्साइड होता है कॉपर का। वो कॉपर का कार्बोनेट नहीं होता है, वो डस्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, ब्लैक कोटिंग। डस्ट तो केमिकली रिएक्ट करके कॉपर के सरफेस पे जमा नहीं होगा। कोटिंग अगर हो रहा है, लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो फिजिकल मेथड नहीं है, वहाँ पे क्या है, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो क्या है, इनफैक्ट कॉपर का ऑक्साइड है। और इसको हटा कैसे सकते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड को आप तभी हटा पाएंगे जब H2 के हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो कॉपर मेटल और H2O का रिमूवल हो जाएगा। तांबे की धातु की सतह खुली छोड़ने पर काली हो जाती है,
धातु की सतह पर काली कोटिंग की परत क्या होती है? तो वो इनफैक्ट क्या होता है, यह तांबे का ऑक्साइड होता है, कॉपर का ऑक्साइड होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या काम होता है? कैटलिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? सिंपल सा बात है। तो देखिए कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं उसमें उत्प्रेरक का काम क्या होता है? इसमें क्या लिखा हुआ ऑप्शन में, टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, टू इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन, टू डिक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन, में बोथ सी एंड बी। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है कि टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी कैटलिस्ट का यूज़ करके जो अगर 100 ग्राम प्रोडक्ट बनने वाला था तो उसको आप 101 ग्राम भी नहीं कर सकते। कैटलिस्ट का काम ये नहीं है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा हो जाए या कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बने, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कैटलिस्ट का काम। वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को प्रभावित नहीं करता है। इनफैक्ट करता क्या है, तो स्पीड को बढ़ाता या घटाता है। मतलब जो रिएक्शन 10 मिनट में होना है उसको वो 2 मिनट में करा देगा, या जो रिएक्शन 10 मिनट में होना है उसको वो 20 मिनट में कराएगा। मतलब क्या स्पीड बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। तो हाँ, एक ही कैटलिस्ट नहीं, अलग अलग कैटलिस्ट का अलग अलग रोल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। वो कोई कैटलिस्ट ऐसा होगा जो किसी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देगा, कोई कैटलिस्ट ऐसा होगा जो रिएक्शन के रेट को, अभिक्रिया की जो दर होगी, गति होगी, उसको घटा देगा। तो कैटलिस्ट का दोनों काम है, वो रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है या स्पीड ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है। उसका दोनों काम है। ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो है उसको बदल देगा। जो 100 ग्राम प्रोडक्ट बनना है उसको 99 ग्राम प्रोडक्ट बनाएगा या 101 ग्राम प्रोडक्ट बनाएगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ओनली अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, आइदर इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो है, ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो कैटलिस्ट क्या कर सकता है, तो बढ़ा सकता है, घटा सकता है, यानी मे बोथ सी एंड बी। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप इसको नहीं टिक करते हैं, डायरेक्ट हम इसको टिक करते हैं, दोनों काम कर सकता है। मतलब ये अभिक्रिया की गति जो है उसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ये प्रतिक्रिया नहीं अभिक्रिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नन ऑफ एबव। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है कि प्लांट्स वगैरह सनलाइट की उपस्थिति में CO2 वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। वाटर जो है वो रूट से, CO2 एटमॉस्फेयर से और सनलाइट के प्रेजेंस में वो भोजन बनाता है अपना, और वो भोजन में बेसिकली ग्लूकोज तैयार करता है। ठीक है, तो प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो उन्होंने ग्लूकोज तैयार किया। ठीक है, ग्लूकोज तैयार किया, एक तरह का वो क्या हुआ, ग्लूकोज एनर्जी का पैकेट है। ठीक है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है, लेकिन ये रिएक्शन तभी हो रहा है जब उसको सनलाइट प्राप्त हो रहा है। सनलाइट मतलब उसको एनर्जी मिल रहा है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। यानी ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब बोलिए कैसे, एक्सोथर्मिक नहीं है, वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। इसके बाद वो ग्लूकोज बनाता है, वो एनर्जी देता है, वो बाद का प्रोसेस है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो डायरेक्ट ग्लूकोज जो है अगर आप हाथ में रखें तो ये एनर्जी नहीं है, ये ग्लूकोज से एनर्जी का रूपांतरण होता है।
तो वो एक मैटर है। तो यहाँ पे समझना है कि फोटोसिंथेसिस जो है ये तभी होता है जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से, यानी ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के बाद ही प्रोसीड होता है, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, मतलब ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है तभी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उत्पाद बनाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल गिव्स। अगर आप कोयले को इनकम्प्लीट कंबशन कराते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन मतलब क्या होता है, मतलब कोयले को हम लोग जला रहे हैं और उसको ऑक्सीजन जितना चाहिए कंबशन के लिए उतना प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो जब आप कार्बन, जैसे कोयला है क्या, कोयला इनफैक्ट कार्बन होता है, तो कार्बन को अगर आप जलाते हैं O2 के प्रेजेंस में तो ये तो ठीक है CO2 देता है जी, लेकिन अगर आप O2 लिमिट अमाउंट में लेंगे, O2 बहुत ही कम लेंगे, कार्बन ज़्यादा रहेगा एक्सेस में, तो फिर क्या होगा कि ये CO2 ना देकर क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देगा। कार्बन का कंप्लीट कंबशन जो है वो CO2 देता है, लेकिन कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, CO देता है। अच्छा, अगर आप कंप्लीट कंबशन कराते हैं, कार्बन अच्छे से जल जाता है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा, और अगर कार्बन अच्छे से नहीं जलता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो फिर ये एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ नहीं करेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल गिव्स क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड लो एनर्जी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाई एनर्जी। तो ये ऑप्शन जो सी है इसको थोड़ा गौर कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है और लो एनर्जी देता है, कम एनर्जी देता है, और हाई एनर्जी नहीं देता है ये, क्योंकि अभी आपको बताया कि इनकम्प्लीट कंबशन में लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन कराते हैं कोल का तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है और लो अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, अगर आप कार्बन को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जला रहे हैं, उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में वो CO2 गैस रिलीज करेगा और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है ये इनफैक्ट इसको कभी कभी नेचुरल गैस भी लिख देगा, कंप्रेस्ड लिखना जरूरी नहीं है, तो नेचुरल गैस भी कभी देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्रेस्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसको हाई प्रेशर पे क्या कर दिया जाता है, लो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए, कम जगह घेरे इसलिए इसको कंप्रेस कर दिया जाता है, और कोई बात नहीं है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है इसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो इसका मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो मीथेन है। इसमें 85% जो है, 85 से 90% जो है वो मीथेन होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन होता है, और इसके अलावा मीथेन के अलावा ठीक है मीथेन होता है मेन कंस्टिट्यूएंट, मीथेन के अलावा इथेन भी होता है, उसमें प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, ये मान रहे हैं आपकी बात, पर मेन कंस्टिट्यूएंट जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो मीथेन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। बताइए कि जो दिया गया है ये फ्यूल्स हैं, क्योंकि फ्यूल्स का ही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो बोला जा रहा है कि जो दिए हुए यहाँ पे फ्यूल्स हैं, बताइए इन सब ईंधन में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है।
कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं कि जब आप 1 kg ऑफ फ्यूल को कंप्लीट कंबसन कराते हैं, जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए उतना एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जब उसको आप जलाते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, जितना एनर्जी वो ऊर्जा रिलीज़ करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इन एक्सेस अमाउंट ऑफ, कंप्लीट कंबसन बोल दिए तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही होगा। तो अगर आप 1 kg जलाते हैं फ्यूल को तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो देगा वो कौन देगा भाई? एलपीजी, सीएनजी, मीथेन और हाइड्रोजन। तो जैसे ही देख रहे हैं हाइड्रोजन, तो आप इसे किसे ट्रिक कहेंगे? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसका जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। बाकी ये सब का तो बहुत ही कम होता है। इसका होता है, सोचिए 150,000 किलोजूल पर मोल, सॉरी पर केजी, तो ये पर केजी होगा। इतना 1 kg हाइड्रोजन को जब आप कंप्लीट कंबसन कराते हैं इतना ज़्यादा एनर्जी देता है। बाकी ये सब का जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत ही कम है। निम्नलिखित में से किसका उसमें मान सबसे अधिक होगा? तो हाइड्रोजन का उसमें मान जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए फ्यूचर में हाइड्रोजन पे विकसित किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है कि हाँ किस तरह से हम हाइड्रोजन ऑब्टेंड करें और उसको एज ए फ्यूल यूज़ करके एक फ्यूचर के लिए फ्यूल के तौर पे हाइड्रोजन को इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यूनिट मास ऑफ हाइड्रोजन का जब हम कंप्लीट कंबसन कराते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज़ करता है। ये सब के रिस्पेक्ट में देखते हैं नेक्स्ट, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो, मीथेन हो, कोई भी फ्यूल हो, सभी के तुलना में हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या सही है? ठीक है, देखिए कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट व्हेन CaCO2 रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म इथाइन। इथाइन को एसिटिलीन भी बोलता है। देखिए कह रहा है कि जब CaC2 को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये देता है C2H2। ठीक है, ये तो सही बात है, ये सही कह रहा है। When Al4C3 रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म मीथेन, ये भी सही कह रहा है। Al4C3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो देता है मीथेन, ये भी सही कह रहा है। केमिकल बॉन्डिंग इन SiC, SiC जो है कार्बोरेंडम बोलते हैं इसको, वो डायमंड के जैसा है, ये भी सही है। कैसे? देखिए डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन जो है वो 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये होता है डायमंड में। लेकिन SiC में क्या होता है स्टूडेंट कि एक कार्बन के जगह पे आ जाता है सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन के साथ 4 कार्बन अटैच होता है। तो इसमें भी बॉन्डिंग वही होता है जैसे डायमंड में होता है। एक कार्बन से 4 अलग अलग कार्बन अटैच है डायमंड में, तो सिलिकॉन में क्या है, एक सिलिकॉन से 4 अलग अलग कार्बन अटैच है, फिर आगे कार्बन ही रहेगा, फिर कहीं पे सिलिकॉन आएगा, तो ऐसे करके ये बॉन्डिंग होता है। तो इसका जो केमिकल बॉन्डिंग है SiC में, कार्बोरेंडम में, वो डायमंड के जैसा ही है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ये एसिटिलीन गैस रिलीज करता है, कैल्शियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड मीथेन देता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? डी। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी ऊपर का दिया हुआ सारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेट्रा इथाइल लेड क्या है? लिखा जा रहा है ए कैटलिस्ट इन द कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल, एन ऑटोऑक्सीडेंट, एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड या रिड्यूसिंग एजेंट। टेट्रा इथाइल लेड जो है वो जीवाश्म ईंधन के दहन में एक उत्प्रेरक है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक एंटी नॉकिंग यौगिक है और एक अपचायक है। देखिए ये जो TEL है, टेट्रा इथाइल लेड, ये इनफैक्ट एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है? तो होता क्या है, आप सिंपल भाषा में यही समझिए कि जैसे पेट्रोल या डीजल का जब कंबसन होता है, पेट्रोल का जब कंबसन होता है बाइक के इंजन में या कोई भी गाड़ी के इंजन में, तो होता क्या है कि उसके कंबसन के रेट को कंट्रोल करने के लिए उसमें हम लोग पहले TEL यानी टेट्रा इथाइल लेड मिलाते थे। ये नॉकिंग को रोकता है, ये अचानक बहुत तेज़ से रिएक्शन होने नहीं देता है। ये क्या करेगा
कि नॉकिंग को रोकता है और इसको एंटी नॉकिंग बोलते हैं कि एक एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। हालांकि इसमें लेड होता है, तो लेड जो है वो कंबसन के बाद हानिकारक यौगिक का फॉर्मेशन करता था, हानिकारक कंपाउंड बनाता था, तो इस पे फिर बाद में रोक लगा दिया गया, इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन देखा गया, तो वो बाद की बात है। तो ये क्या होता है, TEL जो है टेट्राइथाइल लेड, ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, यानी ये पेट्रोल के कंबसन को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ ये यूज़ किया जाता है। ये कोई कैटलिस्ट वगैरह नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन इथीन एंड बेंजीन। इथीन में कितना सिग्मा बॉन्ड है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इथीन में कितना है, तो देखिए C डबल बॉन्ड C H और ये H, ये क्या है आपका इथीन है, ये आपका इथीन है। और इथीन में सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 1 2 3 4 5। सिंगल बॉन्ड में तो सिग्मा होता है, जहाँ जहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है वहाँ सिग्मा होता है, लेकिन जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है वहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। तो यहाँ पे देखिए इथीन में कितना सिग्मा हो गया? 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया इथीन में। इथीन और बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या, अब यहाँ पे देखिए बेंजीन बच गया, तो बेंजीन में इस तरह से होता है बेंजीन, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? इसमें तो 5 सिग्मा बॉन्ड आया, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन का, और ये देखिए 6 इधर का, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 इधर 6 इधर, तो यहाँ टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है? 12 सिग्मा बॉन्ड। इसमें कितना? 5 सिग्मा बॉन्ड। तो आंसर क्या होगा? 5 और 12। डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। अगर पूछता कि बेंजीन में कितना सिग्मा कितना पाई, तो यहाँ पे देखिए 12 सिग्मा तो है और पाई कितना है, तो पाई 3 है, तो पाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 देते हैं और 12 देते सिग्मा बॉन्ड बेंजीन में। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही काउंट होता है सिग्मा के लिए, इसलिए यहाँ पे सिग्मा 6 इधर 6 इधर, यानी 12 सिग्मा इधर और 5 सिग्मा क्या है? इधर है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? 5 और 12। कहाँ है? बी। तो ऑप्शन बी में क्या है? 5 और 12। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ पूछा है, पाई बॉन्ड नहीं, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। पूछ रहा है कि बेंजीन में बताइए कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। तो ये बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा कितना है? तो सिग्मा तो हो गया 12। कैसे? यहाँ पर 6 हाइड्रोजन के पास एक एक सिग्मा, और ये सिग्मा बॉन्ड ही है ना, ये भी तो एक सिग्मा आएगा, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा, तो 6 इधर सिग्मा और 6, तो 12 सिग्मा बॉन्ड। अब प्लस पाई बॉन्ड कितना? तो 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, तो पाई बॉन्ड कितना होगा? तो 3, तो 12 सिग्मा और 3 पाई। टोटल बेंजीन में जो है वो 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। तो ऑप्शन क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड है 12 और पाई बॉन्ड है 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपने 20 क्वेश्चंस देखे। अगले क्लास में फिर आपके सामने 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जय हिंद, थैंक यू।